गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी यूपीएससी के बारे में बताओ, यूपीएससी के बारे में बताओ। तो फाइनली मैं तुम लोगों के लिए वीडियो लेके आ गई हूँ जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की बात कर रहे होंगे। तो यार देखो, यूपीएससी की बात ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ फंडामेंटल बातें बता रही होंगी, जैसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका एग्जाम का मतलब क्या तरीका रहता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कब हमें कैसे तैयारी शुरू करनी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट ये मैंने जैसे पहले बोला कि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इस पे एक वीडियो बना के मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इट्स नॉट ये ऐसा हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे ऐसा लगता है ये ना एक एपिसोडिक सीरीज चलनी चाहिए जहाँ पे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि अच्छा कैसे कैसे करना है। तो अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है यूपीएससी के बारे में, तुम्हें छोटे से छोटा कोई भी डाउट होगा ना, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। अपना छोटा सा भी डाउट जो है उसे कमेंट में लिख देना। मैं या तो नेक्स्ट वीडियो में उसे बताऊंगी या तो मैं कमेंट में, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे कमेंट का वहीं रिप्लाई करूंगी। मेक श्योर करूंगी कि तुमको सब कुछ पता चल जाए। तो आज के वीडियो में यूपीएससी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो वो वीडियो सबने देखा है जहाँ पे यूपीएससी के फुल फॉर्म निकल कर आई है उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। तो इट्स नॉट लाइक दैट, यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि यार देखो, किसी भी चीज में आप जा रहे हो, जैसे कहीं एक डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसका रास्ता पता होना जरूरी है। तो इस तरीके से ना आपको रास्ते का स्ट्रक्चर मैं अभी बताने वाली हूँ कि एग्जाम किस तरीके से होता है या ब्ला ब्ला ब्ला। तो यार एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 तरीके से है। एग्जाम 3 लेवल्स पे होता है, आप उसको लेवल मान सकते हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल, मतलब ऐसे लेवल नहीं बोला जाता उसको, बट सब आप उसको स्ट्रक्चर में ले सकते हो। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा प्रीलिम्स, ठीक है, जहाँ पे हमारे 2 एग्जाम हो रहे होते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम होता है हमारा GS1 का, जहाँ पे हमारी हिस्ट्री की नॉलेज, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी ये सब चेक की जाती है वहाँ पे। और जो हमारा दूसरा एग्जाम होता है सेम दिन 2 एग्जाम होते हैं, GS1 का होता है जहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछी जाती है, एंड थोड़ी देर के बाद आपका 2:30 बजे से करीब CSAT का एग्जाम होता है, जहाँ पे आपसे मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, डेटा, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। जो दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट इन 2023, क्योंकि मैंने वो एग्जाम दिया है तो मुझे पता है, तो उसको हल्के में नहीं लेना है, उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे होंगे। तो ये हमारा प्रीलिम्स का स्टेज है, ठीक है। तो यार देखो, ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं। 4-5 लाख जो लोग होते हैं वो प्रीलिम्स देने जा रहे होते हैं, बाकी सारे पहले से डर जाते हैं कि अच्छा प्रीलिम्स देने क्या जाएंगे, क्योंकि आपको ना एंड टाइम तक ये लगता रहेगा कि यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, उसमें से जैसे 3-4 लाख बच्चे गए तो ऑलमोस्ट मान के चलो 15,000 तक बच्चे जो है वो प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं। और जब हम मेंस के लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं। सबसे पहला आपका जो एग्जाम होगा, मतलब कुछ इस तरीके के एग्जाम होते हैं, लैंग्वेज का भी एग्जाम होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं लगते। बट आप देखो, लैंग्वेज के 2 एग्जाम होंगे। एक तो आपका कंपलसरी एग्जाम होता है इंग्लिश का, जो कि सबको ही देना पड़ता है, चाहे आपकी मदर टंग कोई सी भी हो। और एक आपका मदर टंग एग्जाम होता है जिसमें मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, फ्लुएंट। जैसे मैं अगर दूंगी एग्जाम तो मैं हिंदी में दूंगी, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है, मुझे उड़िया या मराठी वगैरह नहीं आती है। अगर तुम में से किसी को वो आती है तो तुम लोग उसका एग्जाम दे रहे होगे, तो तुम उसका एग्जाम दोगे। इंग्लिश हमारी कंपलसरी होती है। उसके बाद हमारा एसे का एग्जाम होता है, जिसमें हमको 2 एसे लिखने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे जनरल स्टडीज के पेपर शुरू होते हैं। GS1 में हमसे पूछी जाती है हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हमसे GS1 में पूछी जाती हैं। तो GS1 का एग्जाम होता है। उसी दिन थोड़ी देर के बाद GS2 का एग्जाम होता है, थोड़ा सा आपको गैप मिलता है। GS2 का एग्जाम होता है जहाँ पे हमसे पॉलिटी पूछी जाती है, गवर्नेंस पूछी जाती है, IR पूछा जाता है। IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे इंडिया के और देशों के साथ कैसे कैसे रिलेशंस चल रहे हैं। सोशल जस्टिस मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो समाज में जस्टिस लाने के लिए क्या क्या कर रही है, लाइक जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है लोगों को इक्वल लेवल पर लाने के लिए, या फिर जो भी है जो भी तबके से नीचे रह गया, जैसे महिलाओं के लिए है ना, बूढ़े बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो इन सब के लिए जो पॉलिसी सरकार बनाती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, कैसी पॉलिसीज सही रहेंगी, पॉलिसीज काम कर रही है नहीं कर रही है, अगर कोई पॉलिसी फेलियर साबित हुई है तो बस फेलियर साबित क्यों हुई है, एंड व्हाट आर द सम प्रोबेबल फैक्टर्स जो आप लगा सकते हो जिससे वो पॉलिसी आगे अच्छा काम करेगी, या फिर क्या चेंजेस आप ला सकते हो उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे बात कर रहे होते हैं सोशल जस्टिस में। उसके बाद आपका GS3 का एग्जाम होता है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप पढ़ रहे होते हो कि अच्छा इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी कैसे काम करती है। साइंस एंड टेक में आपको बहुत ही ऐसे डेटा फैक्ट्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, बट जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है और कैसे हम उसको क्या उसका ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से वो सोसाइटी पे काम कर रही है, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज आप एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनने वाले हो,
तो अगर वहाँ पे कोई डिजास्टर आ जाता है तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपसे वो पूछी जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी, जब आपको देखो, एक तो सिक्योरिटी होती है एक्सटर्नल जो आपको देशों के बीच में मेंटेन करनी होती है, पर एक होती है इंटरनल। कभी कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हमारे स्टेट के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें चीज़ें हैंडल करने में बहुत मुश्किल हो जाती है कि अच्छा कैसे मैनेज करें। जैसे कभी राइट्स हो जाते हैं, कभी दंगे फसाद हो जाते हैं, तो उसके मामले में, या फिर अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, कोई डिमांड उनकी है, कुछ तो हो रहा है, तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब आपका GS 3 में आ जाता है। उसके बाद आता है आपका GS 4 का एग्जाम। GS 4 में आपसे एथिक्स पूछा जाता है। अब यार देखो कितने एथिकल हो तुम लोग, वो सब तुमसे पूछा जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यू, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों का पेपर होता है। वहाँ पे आपके पास केस स्टडीज़ होती हैं, आपको सिचुएशंस दी जाती हैं कि अच्छा आप ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ये सिचुएशन हो गई है, अब तुम बताओ तुम इस पर क्या एक्शन लोगे। तो समथिंग लाइक दैट। अब मैंने तुमको एक एग्जाम के सब्जेक्ट के साथ, सिलेबस के साथ थोड़ा थोड़ा करके बता दिया कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे पता है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट और इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ, इट शुड बी राइट, इनफ नहीं है, बट क्योंकि ये तो इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती ऑफकोर्स। तो कोई भी छोटे छोटे डाउट जो भी होगा तुमको, तुम मुझे कमेंट में लिखना। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर कुछ ना कुछ तुमको बता दूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। देखो यार, एग्जाम का स्ट्रक्चर तुमने समझ लिया। अब कौन कौन से तुम में से, वीडियो देखने वालों में से भी कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है अभी। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बेसिक एलिजिबिलिटी, आपको ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। आप पास होना ग्रेजुएशन में, बस इतना इनफ है। 33% मार्क्स इनफ है। उससे ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में टॉप करना है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट हो जाते हैं जब आप अच्छी जगह से पढ़े होते हो या फिर आप बहुत अच्छा पढ़े होते हो, बट इसका कोई डायरेक्ट ऐसा UPSC ने कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। आपकी यही एलिजिबिलिटी है कि आपने बेसिक ग्रेजुएशन करा होना चाहिए किसी भी फील्ड में, या भी कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जो ग्रेजुएशन जैसी दिखती हो या उसकी ग्रेजुएशन जितनी वैल्यू हो, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। कोई मैटर नहीं है, पास हो जाना, एग्जाम देने के लायक हो जाओगे, ठीक है, एलिजिबल हो जाओगे। एज की अगर हम बात करें तो वो 21 होती है। 1 अगस्त जो भी आपका साल चल रहा है, तो 1 अगस्त तक उसमें जो डेट है आप उसमें अपना माना चाहिए कि अच्छा आप 21 साल के हो, तो 1 अगस्त होता है। या फिर कुछ ऐसी कोई नोटिफिकेशन में कोई डेट दे रखी है जहाँ पे आपको 21 साल का तो भाई होना ही होना है, ठीक है। 21 साल से पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं। तो ये हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब देखो हम लोगों ने UPSC क्या है उसके बारे में बात कर लिया, स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में ब्रॉड लेवल पे हम लोगों ने बात कर ली है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। आप सबके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यार मैं तैयारी शुरू कब से करूँ, कैसे करूँ, क्या लेकर आऊँ, कौन सा न्यूज़पेपर पढूं, कौन सी बुक्स पढूं, NCERT कौन सी क्लास की शुरू करूँ, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले शुरू करूँ, एक सब्जेक्ट 2 बार में पढूं या फिर जब एक बार में 2 सब्जेक्ट पढूं, कैसे मैनेज करूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर तुम में से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा ना, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं एक पूरी डिटेल तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट बना दूँगी इस चीज़ पे कि जो तुमको किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना है। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो तुम अभी लाइफ में जहाँ भी हो ना, तुम वहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये मैं मिनिमम वाला लेके चल रही हूँ कि अच्छा मेरी ये वीडियो अगर 9, 10, 11, 12 का बच्चा देख रहा है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा देख रहा है, थर्ड ईयर का देख रहा है, या फिर मास्टर जिसने कर लिया वो भी अगर कोई देख रहा है, तो तुम लोग अभी तैयारी शुरू कर सकते हो ना। कोई भी ऐसा नहीं होता कि अच्छा वन फाइन डे आई स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर तुमको अंदर से आ रहा है कि भाई करनी है तैयारी तो ज़रूर करो। ये देखो यार, ये बात जो है ना बहुत ही अंडररेटेड है कि मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि यार नहीं ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट अगर आपके दिल से अंदर से नहीं आ रही ना कि आपको करनी है, तो आप प्लीज़ देखो भेड़ चाल में मत चलना, ठीक है। मतलब मैं तुमसे ये नहीं बोलूँगी कि अच्छा मैं कर रही हूँ और क्योंकि मैं इसके बारे में बता रही हूँ तो करने लगो। नो, नेवर, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका मन करता है ना, ओनली देन यू डू इट। अदरवाइज आपको कोई भी बोल रहा है, अगर आपको अंदर से लगता है कि आप कर सकते हो और दूसरी बात आप करना चाहते हो, ये 2 फैक्टर्स हमेशा लेके चलना। क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के मन में ये बात, अगर आपने किसी और से मोटिवेशन लिया है या कोई इंस्टा की रील या फिर कोई यूट्यूब का शॉर्ट या वीडियो देख के तुमको ऐसा लगता है कि अच्छा ये इतनी पावर है, इतना फलाना ढमकाना, ये सब मुझे मिल जाएगा और इसको देख के अगर तैयारी शुरू करोगे ना, ये बहुत ही ना रिडिकुलस सी बात हो जाएगी। और कोई भी बंदा जो कि UPSC जितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको इतना रैशनल होना चाहिए कि वो अपने बारे में ये चीज़ समझ सके। और हाँ, मुझसे किसी ने कमेंट में ये बात भी पूछी थी कि दीदी आप मुझे ये बता दो कि क्या एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक कलेक्टर होता है। तो हाँ भाई, एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही IAS ऑफिसर होता है, बाकी सब उसके नीचे होते हैं या उसके ऊपर होते हैं, बट एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही IAS ऑफिसर होता है। तो लास्ट में यार ये ना एक बेसिक वीडियो था जहाँ पे मैंने तुमको थोड़ा बहुत इंट्रो दिया है। अगर तुम्हें डिटेल में चीज़ें जाननी होंगी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। हम लोग बात करेंगे अच्छा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है,
है, न्यूज़पेपर कितने टाइम पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पेपर कैसे आएगा, पेपर को कैसे समझना है, जो छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं ना, जो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो को देख के मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।